औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वुडरो विल्सन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो हम करेंगे। ये यहाँ पर 1913 से है 1924। ओके। वुडरो विल्सन ये वो प्रेसिडेंट थे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रहे थे। हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, ही वॉज बोर्न इन स्टाउंटन वर्जीनिया इन 1856। वर्जीनिया जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ की अमेरिका की जो स्टेट है, इसको मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रेसिडेंट्स जो थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो यहाँ पर यहाँ पर पले बड़े और यहाँ से ही वो निकले मोस्टली। The only president with the PhD from John Hopkins University in Political Science in 1886. Uh, उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ प्रिंसेटन इन 1902 टू 1910 ही बिकेम गवर्नर ऑफ न्यू जर्सी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं या उनकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को अपग्रेड किया। ही वॉज नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट एट डेमोक्रेटिक कन्वेंशन इन 1912। ये जो मैंने कास्सेस एंड कन्वेंशन जो मैंने पिछली बार जैक्सन की उसमें बताया था, डेमोक्रेसी जब हम पढ़ रहे थे तो तब कास्सेस एंड कन्वेंशन की बात हो रही थी। तो ये पहले प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए अब वो कॉसेस वगैरह वाला जो पूरा प्रोसेस होता है उसको परसू करते हैं। And campaigned on the program called New Freedom, which stressed individuals and states' rights। मतलब कि इनका जो ओवरऑल एजेंडा था वो था ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम ना ये 1920s, इनको रोरिंग रोरिंग ट्वेंटीज भी कहा जाता है। इससे पहले जो था, जो अमेरिकन थे वो बहुत ज़्यादा सप्रेशन की हालत में रह रहे थे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे थे, ख़ास तौर पे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। एक्सप्लॉइट कौन करते थे? उस टाइम की जो मोनोपलीज कंपनीज होती थी, और उनके अंदर सबसे मेजर जो थी वो रॉकफेलर की कंपनी थी ऑयल की। In the three-way election, he received only 42% of the popular vote, but an overwhelming electoral vote। ठीक है, उसको इतना ज़्यादा बरल जो है पॉपुलर जो वोट था वो कम पड़ा था, लेकिन ओवरऑल जो इलेक्टोरल वोट था वो बहुत ज़्यादा पड़ा था। ही इज़ द सेकेंड ऑफ द फोर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज। आपने ये बताना है कि बाकी जो थे चार, मीन के एक तो ये वुडरो विल्सन हो गया ना, इसके अलावा और किस किस को नोबेल प्राइज मिला है। आपने कमेंट सेशन में बताना है कि वुडरो विल्सन के अलावा किस किस को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज एक्सीलेंस पीस मेकिंग एफर्ट्स, और इनके अंदर सबसे मेजर जो थी वो थी लीग ऑफ नेशन। उसके बाद इन 1919 he suffered a stroke which nearly took his life away and his body was paralyzed। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो वुडरो विल्सन ने 435 वोट लिए पहली अपनी अटेम्प्ट के अंदर, जिसके अंदर उनका जो एजेंडा था वो था न्यू फ्रीडम इंस्पायर्ड बाय थॉमस जेफरसन आइडियोलॉजी। जबकि जो टेडी रूजवेल्ट थे, उनको 88 वोट मिले, और न्यू नेशनलिज्म बाई उनका हैमिल्टन प्लान, उनका जो प्लान था वो न्यू नेशनलिज्म के ऊपर था। अगेंस्ट मोनोपलीज एंड स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उस वक्त जितनी भी मोनोपलीज थी वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। विलियम हॉवर्ड टाफ्ट जो था ये तीसरे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनके साथ कंटेस्ट किया था। अब अगर डोमेस्टिक पॉलिसी देखें विल्सन की, तो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनका जो काम था वो ह्यूमन राइट्स और ओवरऑल जो उस टाइम की एक्सप्लॉइटेशन थी उसको कम करना था। तो इन्होंने ना मुख्तलिफ एक्ट्स उस टाइम लॉन्च किए या इनकलकेट किए इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले साइमंस एक्ट, ही रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है, एंड इम्पोज न्यू फेडरल इनकम टैक्स। इससे क्या होगा कि आपको जो आपकी इकोनॉमी थी उसको बूस्ट मिलेगा, आपका जो एक्सचेकर है, जो आपका खजाना है वो बढ़ेगा। उसके बाद ये फेडरल ट्रेड कमीशन टू प्रोहिबिट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, मोनोपलीज को खत्म करने के लिए ये किया गया। नेशनल बैंक रेगुलेशन मैकेनिज्म टू रेगुलेट नेशनल बैंक एंड क्रेडिट रेगुलेशन सिस्टम, बैंक के अंदर रिफॉर्म्स की गई। उसके बाद ये चाइल्ड लेबर लॉज, कंपनसेटेड रेल रोल्स वर्कर्स एंड लोन्स वर अवार्डेड टू द फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद जी अल्कोहल बैन की गई, 18th अमेंडमेंट टू बैन अल्कोहल, इट्स
मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद ना ये जब ये हुआ तो वुडरो विल्सन ने ना इसे वीटो कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ओवरटर्न कर दिया। कैसे? कि उन्होंने 3/4 मेजोरिटी के साथ ये जो केस हुआ दोबारा उन्होंने असेंबलियों के अंदर, सेनेट के अंदर वो किया और उसको पास कर दिया बिल। उसके बाद ये वुमेन सफरेज, 19th अमेंडमेंट, ये हम जेंडर स्टडीज के पढ़े में गए, जिसके लिए 2 से 3 मूवमेंट्स हुई, तो ये इन्हीं के दौर के अंदर हुई थी। ठीक है। उसके बाद ये अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें तो वर्ल्ड वॉर 1, नेशनलिज्म एंड एथनिक हेट्रेड, कम्प्लेक्स सेट ऑफ ट्रीटीज, इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटीज की। उसके बाद ये इंटरवेंट इन 1917। हम इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 का ही वो जो लेक्चर है वो उसको देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने 1917 के अंदर इंटरवीन किया और किस तरीके से जंग का पासा जो था वो पलट गया। उसके बाद जी न्यूट्रलिटी, इनिशियली कंटिन्यूड द डॉक्ट्रिन ऑफ न्यूट्रलिटी, द इकोनॉमी ऑफ द यूएसए वाज इन रिसेशन। क्योंकि 19 जो है इससे पहले ना एक प्रोग्रेसिव इरा था, जिसको आप ये कह लें कि 1880 से लेकर 1910 तक या 1915 तक आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। उसके अंदर ना अमेरिका के अंदर ना उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ना पैसे लगाए। ठीक है। और उससे पहले आपको पता है कि इनकी सिविल वार हो चुकी थी, मुल्क तकरीबन तबाह हो चुका था, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उसकी वजह से ना वो जब ओवर एक्सपेंडिचर हुआ तो इनकी जो इकॉनमी थी वो इन रिसेशन में थी। लेकिन जब फिर जंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद फिर आपको पता है कि ये असला बहुत ज़्यादा बेचते हैं, तो वेपनरी जितनी भी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इस्तेमाल हुई वो अमेरिकन थी। तो उसकी वजह से फिर इनकी इकॉनमी जो थी वो बूम करने लग गई। ये पहले वाला जो इरा था वो इकॉनमी वो रिसेशन का इरा था, लेकिन जंग के साथ जो इरा स्टार्ट हुआ और फिर आगे वो रोरिंग ट्वेंटीज कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बूम आया था। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने वुडरो विल्सन को पढ़ा और उसकी जो डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को देखा। इसके बाद हम फर्दर वर्ल्ड वॉर 1 देखेंगे। उसके अंदर भी इनकी जो इन्होंने जो जो किया, ठीक है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, हम उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो टिल देन जी, स्टे ट्यून, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।